116वां आज 116 कार्यक्रम हम कर चुके हैं और 116वें कार्यक्रम में हम बैठे हैं। 1 नवंबर मेरे प्रदेश का, भारत के दिल का, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी है। और आज स्वाध्याय मंडल ने बड़ा मन करके आज का दिन आधी आबादी के नाम किया है। तो सबसे पहले मैं आपका हृदय से सभी बहनों की ओर से धन्यवाद करती हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समसामयिक विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और वो विषय है नारी सम्मान। माँ, बहन, बेटियों और पत्नी को मत छोड़िए, माँ, बहन, बेटी और पत्नी का सम्मान, बहू का सम्मान। नारी सम्मान की चर्चा हम उस देश में कर रहे हैं जिस देश को भारत माता कहते हैं। मेरे देश की संस्कृति ही मातृमय है और विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसे माँ के रूप में जाना जाता है। मेरी संस्कृति में पशु को भी गौ माता कहा जाता है, वृक्ष को भी तुलसी माता कहा जाता है, नदियों को भी गंगा और नर्मदा माता कहा जाता है, शब्दों को गायत्री माता और ग्रंथों को गीता माता कहा जाता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसे वाक्य इसकी हवाओं में गूंजते हैं। और इस वाक्य के पीछे, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। और नारी की पूजा के पीछे भारतीय नारी के हस्ताक्षर हैं और वो जीवन के हर क्षेत्र में है। रण के मैदान में युद्ध करते हुए महाराज दशरथ की विजय का कोई कारण था तो वो महारानी कैकेयी थी। वहां से अगर हम बात करें तो फिर युद्ध का मैदान हो, आकाश की बात हो, विद्वत्ता का क्षेत्र हो, गार्गी मैत्रेयी को हम, भारती को हम कैसे विस्मृत कर सकते हैं। और वहां से लेकर के विज्ञान का क्षेत्र हो, आध्यात्म का क्षेत्र हो, यानी जीवन के हर क्षेत्र में नारी के हस्ताक्षर थे। इसलिए भारत की स्त्री के लिए इस वाक्य का, इस श्लोक का निर्माण हुआ, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और मैं तो हमेशा महारानी लक्ष्मीबाई को याद करती हूँ। 23 वर्ष की अल्पायु में जब उन्हें वैधव्य मिला तो एक सामान्य स्त्री के आंसू नहीं पुछते, लेकिन उन्होंने गोद में नन्हे शिशु की ममता को भी नहीं छोड़ा। कर्तव्य को हाथ में और ममता को पीठ पर लेकर घोड़े की बांग दांतों में दबाकर 1200 फिरंगियों के नरमुंडों से भारत माता का अभिषेक किसी ने किया था तो वो रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्हें हम कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी। वो मदालसा जो शिशु के जन्म के पूर्व घोषणा करती है कि उसका अगला शिशु राजा होगा, इतनी बड़ी शक्ति को रखने वाली आधी आबादी के लिए आज हम नारी सम्मान पर चर्चा कर रहे हैं। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमारे यहाँ पहली इकाई होती है परिवार, और परिवार समाज बनाती है और समाज से ही राष्ट्र बनता है। नारी सम्मान की शुरुआत भी हमें परिवार से ही करनी होगी। एक बार ध्यान में आता है कि अगर पति अपनी पत्नी को कमतर आंकता है तो संतानें उसी तरह व्यवहार करना शुरू कर देती है। और इसलिए घर से ही इस बात की शुरुआत जब अच्छी होती है तो परिणाम अच्छे आते हैं, और शुरुआत में कहीं कमी होती है तो परिणामों में भी अंतर हमें देखने को मिलता है। सम्मान प्राप्त करना है तो सम्मान की योग्यता हासिल करनी होगी, और उस योग्यता को हासिल कराने में, एक बेटी को मजबूत बनाने में
माता पिता परिवार और परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसलिए बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से परिपक्व बनाकर आध्यात्मिक विकास करने के बाद जब संपूर्ण नारी बनती है और उसके द्वारा किए गए कर्तव्य जब सामने आते हैं, जिनकी चर्चा समाज करता है, तो फिर वहां नारी सम्मानित होती है। यानी एक बेटी की, एक बहन को, एक माँ को अपने कर्तव्य से ही सम्मान हासिल होता है। पर उसकी तैयारी अगर कोई कराता है तो वो परिवार कराता है, वो समाज कराता है। हम ये देखते हैं कि प्राचीन काल की ओर अगर हम दृष्टिपात करें तो ध्यान में आता है कि परिवार की धुरी माँ हुआ करती थी, परिवार की धुरी दादी हुआ करती थी, और उन दादी का के मुंह से निकला हुआ वाक्य ब्रह्म वाक्य हो जाता था। धीरे धीरे परिस्थितियां बदली, उंगलियों पर तारीखें और तिथि गिनाने वाली वो माँ जब घर की चार दीवारी में मध्य काल में बंद कर दी गई, तो बहुत सारी चीजें जो उस समय परिस्थिति जन्य हुई होंगी, पर वो चीजें धीरे से परंपरा बनी और बाद में वो रूढ़ियां बन गई। हम जानते हैं कि मध्यकाल में बेटियों का जीवन असुरक्षित था और इसलिए सुरक्षा चक्र में लाने के लिए उनका विवाह कर दिया जाता था कि बेटी पैदा हुई है और उसकी सगाई हो गई, 7 वर्ष की हुई है और उसकी शादी हो गई। ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हम देखते थे, चाहे बाल विवाह की बात हो, चाहे सती प्रथा की बात हो, चाहे कई बार ध्यान में ये आया कि पति की मृत्यु के बाद उस बहन का सिर मोड़ दिया जाता था। तो ये जो चीज़ें परिस्थिति जन्य थी, किसी तरह से भी उस बहन की सुरक्षा करना, और वो परिस्थिति जन्य चीज़ों को परंपरा और बाद में उसे रूढ़ियों में बदल दिया गया। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि आज हम उन रूढ़ियों से उबरे हैं। समय के साथ उस बात की संवेदनशीलता को समझने वाले महापुरुष भी इस धरती पर अवतरित हुए और उन्होंने इन चीज़ों को समाज से दूर करने के लिए भरसक प्रयास किए, और इसलिए आज हमें सती प्रथा देखने को नहीं मिलती। आज अगर किसी बहन का पति खत्म हो जाए तो उसे सिर मुंडाने की आवश्यकता नहीं होती। आज बाल विवाह का भी प्रतिशत बहुत कम हुआ है, और इसके पीछे समाज का जागृत होना है और समाज के जागरणकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका भी है। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि आज की परिस्थिति में हम नारी सम्मान को किस रूप में देखें, आज की स्त्री क्या चाहती है, आज का समाज क्या चाहता है, इन सारी चीज़ों पर मुझे लगता है हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम किसी भी समूह के बीच में नारी सम्मान की बात करते हैं तो तुरंत प्रश्न उठता है कि कैसा सम्मान? क्या आज बेटियां सुरक्षित हैं? क्या आज बहनें सुरक्षित हैं? 4 माह की बेटी, 10 दिन की बेटी, 20 दिन की बेटी, 7 साल की बेटी का शील हरण कर दिया जाता है, उसके साथ बलात्कार कर दिया जाता है। कितना नृशंस समाज हो गया, कहाँ चले गए हमारे संस्कार, कहाँ खो गए? इस बात को भी तो ढूंढने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है ना, कि उस 7 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने की बच्ची का क्या दोष था? उस भेड़िए को उसमें क्या नजर आया, ये समझ में नहीं आता कि उसकी जीवन यह लीला समाप्त कर दी। और फिर हम नारी सम्मान की बात करें तो मुझे लगता है कि दोनों चीजों का कहीं मेल समझ में नहीं आता। और इसलिए आज तो जब हम नारी सम्मान की बात करने के लिए बैठे हैं तो हमें उन सारे बिंदुओं को, हमें उन सारे तथ्यों को भी, उन सारे कारणों को भी खोजना पड़ेगा जिनके कारण ये परिस्थितियां पैदा हो रही। क्योंकि वो नन्हा शिशु जो माँ के गर्भ में आता है, वो तो माँ के हाड़ मास का एक टुकड़ा रहता है, गोला रहता है। उसे नहीं पता कि पिता उसके कौन है, वो ये भी नहीं जानता। तो वो नन्हा बालक तो हमेशा माँ से यही कहता है ना कि माँ आप मेरा दुनिया से परिचय कराओगी। लेकिन मुझे लगता है कहीं खो गया मदालसा का वो वाक्य, शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया परिवर्जतोषी
जो दूध पिलाते पिलाते, लोरियां सुनाते सुनाते बच्चों में संस्कार की अमृत धारा डाल देती थी, आज वो कहीं खो गई। और वो दूध पिलाते पिलाते जब दूरदर्शन के सामने, चैनलों के सामने, हिंसात्मक दृश्यों के सामने जब माँ बैठकर बच्चे को दूध पिलाती है, फिल्म देखते हुए पिलाती है, तो वो जो संस्कार उसके अंदर जो प्रवृत्त होते हैं, कहीं ना कहीं वही सिखा देते हैं कि मैं बेटा हूँ तो मैं बड़ा हूँ, मेरी भूमिका ज़्यादा है, मेरी महत्ता ज़्यादा है, और बेटी को कहीं कमतर आंक दिया जाए। लेकिन आज वो परिस्थितियां भी बदली, उन परिस्थितियों में भी बहुत बड़ा अंतर आया है। अपन कहते हैं ना, बड़े मुंह से जब कोई बात कही जाती है तो उसका परिणाम भी बहुत बड़ा होता है। मुझे याद है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन लाल किले की प्राचीर से ये कहा था कि आप बेटियों से पूछताछ करती है ना, मैं माताओं और पिता से कहना चाहता हूं कि बेटियों के साथ साथ बेटों से भी पूछताछ करिए। और इस बात का कितना गहरा असर पूरे देश पर हुआ था, ये हम सब ने देखा है। आज जो परिवेश है, आज जो वातावरण है, इस वातावरण के दूषण को खत्म करना पड़ेगा। नारी सम्मान की शुरुआत वहां से होगी। हमें विचार करना पड़ेगा कि वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं। हमें दो दिशा की यात्रा करनी पड़ेगी, एक और उन कारणों को समाप्त करना, और दूसरी ओर अपनी बहन बेटियों को भी मजबूत बनाना। वो उन आत्मविश्वास उनमें कूट कूट कर भरना होगा, उन्हें प्रशिक्षण देना होगा कि वो अपनी स्वयं सुरक्षा कर सकें, उनके रहते हुए समाज की अन्य बेटियां सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकें। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कानूनों की मजबूती बनाने का काम सरकारों का है, सरकार ने किया है। मुझे लगता है आज नारी सम्मान के मायने संवेदनशीलता भी है। अगर हमारे अंदर किसी बहन बेटी के प्रति संवेदनशीलता है तो उसे दूसरे रूप में मानिए कि हमारे मन में उसके प्रति सम्मान है। और ये बात जब हम देखते हैं तो फिर संवेदनशीलता की शुरुआत सरकारों ने भी की है। एक स्त्री होने के नाते, एक बहन बेटी होने के नाते मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकती हूँ कि इस देश की बागडोर आज जो संभाल रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी बहन बेटियों के प्रति संवेदनशीलता देखने लायक है। मध्य प्रदेश की सरकार ने बेटी बचाओ अभियान शुरू किया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब केंद्र में हमारी सरकार आई तो उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ। यदि बेटी पढ़ेगी तो परिवार पढ़ेगा, बेटी शिक्षित होगी तो परिवार शिक्षित होगी, क्योंकि बेटी एक नहीं 2 घरों को संभालती है। और यह संवेदनशीलता जब आगे बढ़ी तो आपने देखा होगा कि सिंहस्थ के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता कर्मी बहनों के पैर पखारे थे। वो बहनें, केवल वो बहन गौरवान्वित नहीं हुई थी, बल्कि संपूर्ण उस वर्ग की बहनों के अंदर जो गौरव का निर्माण हुआ था, जो एक हर्ष की जो लहर आई थी, आज जब हम जैसी बहनें उनकी चर्चा करते हैं तो हम आवेग में आ जाते हैं। वो अद्भुत थी। और उसके बाद हमने देखा कि स्वच्छता कर्मी बहनों के साथ लोगों का नजरिया बदला। संवेदनशीलता यानी मेरी बहनों की अगर धुएं से आंख फूटती है तो उनकी आंखों को बचाने का काम मेरा है। यह भी बहुत बड़ा नारी सम्मान था। उसमें से निकली उज्ज्वला योजना। संतान का जन्म नारी का दूसरा जन्म होता है। मेरी बहन बेटी सुरक्षित रहनी चाहिए संतान को जन्म देने के बाद भी, तो मातृ वंदना योजना उसमें से निकल कर सामने। वो घर की मुखिया है तो घर की मुखिया के रूप में स्थापित भी होना चाहिए, तो फिर राशन कार्ड भी उस बहन के नाम से होना चाहिए। परिवार का में अगर घर बन रहा है प्रधानमंत्री आवास, तो उस बहन का नाम उसमें होना चाहिए। यह
सरकार के द्वारा दिया गया बहुत बड़ा सम्मान था, जिसने बहन बेटी को आज स्थापित करने का काम किया है। आज बहुत बड़े स्तर पर कानूनों में परिवर्तन हुआ है, और वो कानूनों में जो परिवर्तन हुआ है उसके साथ सशक्तता के साथ वो कानून लागू हों। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जो निर्णय आज विलंब पर से पड़े रहते हैं और न्याय में विलंब हो जाता है, तो जो पीड़िता होती है उसे न्याय मिलने के बाद भी न्याय समझ में नहीं आता। निर्भया जैसी बहनों को वर्षों इंतजार न करना पड़े, इसके प्रयास भी जब सरकारें आज कर रही हैं, तो मुझे लगता है इसमें और भी तेजी लाने की ज़रूरत है। तब हम वास्तव में नारी को सम्मान दे पाएंगे, तब हम वास्तव में कह पाएंगे कि हम बहन बेटियों का सम्मान अपने कर्तृत्व के माध्यम से करते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की जब 2003 में बनी थी, उस समय काल एक घंटा बजा रहा था, और वो घंटा था मेल फीमेल सेक्स रेशियो का डिफरेंस, क्योंकि बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था। क्योंकि मैं इस विषय पर बहुत लंबे समय से काम कर रही हूँ, तो मैं जानती हूँ कि अनन्य अलग अलग क्षेत्रों में मारने की विधियां अलग अलग थी। हमने देखा कि भिंड जिले का एक गांव ऐसा था कि जहां 20 वर्षों से बारात ही नहीं आई थी। इसका मतलब ये नहीं था कि वहां बेटियां पैदा नहीं हुई, बेटियां तो पैदा हुई थी, लेकिन उन्हें जन्म लेते ही मार दिया गया। पर आज परिस्थितियां बदली। कई जगह तंबाकू का गुटखा उनके मुंह में रखकर उन्हें मार दिया जाता था, कई जगह खड़े नमक की गिड़ी उनके मुंह में रखते, और एक आध जगह का दृश्य तो इतना दर्दनाक था कि खटिये के पाये के नीचे उस बेटी को दबा के मार दिया जाता था। ये जो परिस्थितियां थीं, कारण था बेटी के विवाह में कहां से पैसा लाएंगे, बड़ा दहेज देना पड़ेगा। कारण था बेटी के विवाह में सिर नीचा करना पड़ेगा, मुझे अपनी पगड़ी झुकानी पड़ेगी। पगड़ी झुकाने का अभिमान उस बेटी की हत्या करने की ओर प्रवृत्त कर देता था। इस बात को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने बहुत संवेदनशीलता के साथ समझा, और उन्होंने 2006 में बेटी बचाओ योजना की शुरुआत की। बेटी के जन्म को वरदान जब तक नहीं बनाया जाएगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। यह बात हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज जी ने समझी। उन्होंने बहनों के भाई की भूमिका की शुरुआत की, और बहनों के भाई की भूमिका के साथ साथ वे बच्चों के मामा बने, और उसमें से निकली फिर लाडली लक्ष्मी योजना कि जिस बेटी के विवाह की तकलीफ होगी उसकी व्यवस्था हम आज से कर देंगे। बेटी के विवाह के लिए कन्यादान की योजना की हम आज से शुरुआत करेंगे, और बेटी हमारी कौशल प्रशिक्षित भी होनी चाहिए, तो कौशल विकास भी उसमें होगा मुख्यमंत्री कौशल्या योजना के माध्यम से। ऐसी अनेक योजनाओं का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने किया, और उसके कारण आज हम ये कह सकते हैं कि समाज में परिदृश्य बदला, समाज में वातावरण बदला, समाज की सोच बदली, और आज बेटियां बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में काम कर रही हैं। लेकिन आपने अभी चर्चा की थी कि इन दिनों किस किस तरह की बातें चल रही। मुझे लगता है आज नारी सम्मान के विषय पर मैं जब चर्चा कर रही हूं, तो आज के परिप्रेक्ष्य की बात ना करूं तो शायद बहुत कुछ अधूरा रह जाएगा। क्या हो गया है राजनीतिक दलों को? किस किस तरह की बात की जा रही है? कोई बेटी को कहता है टंच मार। तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष विधानसभा के चुनाव में उन्होंने कहा कि बहनें तो सजावट की वस्तु हैं, और कहा ही नहीं, तो जब उनकी सरकार बन गई तो पूरी सरकार में हमने वो परिदृश्य देखा कि बहनों को केवल ऑर्नामेंटल ही स्थान दिया गया। चलिए वो उनके उसका विषय था, लेकिन अभी तो गजब हो गया जब उन्होंने मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री और डबरा की प्रत्याशी
आदरणीय बहन इमरती देवी जी को आइटम कह के बुलाए। पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, इसकी भारतवर्ष में प्रतिक्रिया है, विश्व में इस बात की चर्चा है कि क्या हो गया। एक वो व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की भूमिका में 15 महीने रहे, उसके बावजूद भी क्या सभ्यता का आचरण नहीं सीख पाए वो? ये क्या शब्द हैं? दिग्विजय सिंह जी टंचमाल कह देते हैं, कमलनाथ जी आइटम कह देते हैं। और ये जो इन शब्दों का इस्तेमाल जब होता है तो सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में काम करने वाली बहनों के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि आप किस लिए समाज में काम कर रहे हो? तकलीफ होती है, मन को वेदना होती है। जब उन्होंने हमारी महिला बाल विकास मंत्री को यह बात कही तो निश्चित रूप से उनको तकलीफ हुई, लेकिन उनके साथ साथ ये प्रश्न तो समाज जीवन में काम करने वाली हर बहन से पूछा जाने लगा। और मुझे तो लगा फिक्रा कसने वाले लोगों को एक नई शब्दावली मिल गई। बहनों का अपमान आसान हो गया। दो लोगों की लड़ाई होती है, मां बहनों को बीच में लाया जाता है। क्यों भाई? आज बहुत आवश्यकता इस बात की है, इस दिशा में संवेदनशीलता रखने की जरूरत है। आज हम बहनें जब सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, आज आप चले जाइए किसी भी समूह में, कहीं भी अगर आप बात करेंगे तो एक ही विषय निकल करके सामने आता है। हर बहन, बेटी, बुजुर्ग, सबके मुंह पर यह शब्द है कि आप लोग आइटम हो गए हो क्या? और ये शब्द जब हम जैसे लोग सुनते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। कैसे आगे वो बहनें काम करेंगी समाज जीवन में? कैसे कोई अच्छे घरों की बहन बेटियों को बाहर निकलने देगा? कल से क्या जो बहन बेटियां समाज जीवन में अच्छे परिवारों की काम कर रही हैं, क्या वे उसे कंटिन्यू कर पाएंगी या उन्हें बैक टू पैवेलियन होना पड़ेगा? ये परिस्थिति निर्माण कर दी है कांग्रेस के अध्यक्ष ने। हमें विचार करना पड़ेगा, इस बात का सबको विचार करना पड़ेगा कि आज हम कहां आके खड़े हो गए। जब चुनाव आयोग में भी इस बात की शिकायत हुई, अभी 2 दिन से मैं कांग्रेसियों का प्रलाप सुन रही हूं। आप हर चैनल खोलिए, हर चैनल पर प्रलाप नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब चुनाव आयोग में शिकायत की गई थी तो पूरे भारत की निगाह चुनाव आयोग पर थी कि अब चुनाव आयोग क्या फैसला देगा, क्योंकि चुनाव आयोग के फैसले से तय होना था कि चुनाव आयोग देश की आबादी के प्रति क्या दृष्टिकोण रखता है। क्या वो उसके सम्मान की रक्षा करेगा? क्या वो उसके सम्मान को जीवंत रखने के लिए, बहन बेटियों के बाहर निकलने के लिए, उनके आचरण के लिए कहे जाने वाले गलत शब्दों पर रोक लगाएगा? और इस बात से न केवल नेतृत्व करने वाली बहनों पर असर पड़ने वाला था, बल्कि हो सकता था कि ये वोटर बहनों पर भी असर पड़ता कि हम किसके लिए वोट डालें, क्यों जाए वोट डालने। समूचे भारत की नजर चुनाव आयोग पर लगी थी, लेकिन जब परसों निर्णय आया तो मैं समझती हूँ वो निर्णय ने लगाम लगा दी कि किसी भी बहन बेटी के प्रति अपमानजनक शब्द का प्रयोग कोई भी करेगा तो वो उसे बचेगा नहीं, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। मैं आज इस मंच से चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इस नारी सम्मान की दिशा में जो कदम उठाया है उसके प्रति आधी आबादी आभार व्यक्त करती है। और आज मैं कहना चाहती हूँ भैया कि वास्तव में हम सम्मान नहीं चाहते, हम इज्जत नहीं चाहते, पर हम इतना तो चाहते हैं कि आपका व्यवहार हमारे प्रति शिष्टतापूर्ण हो, आपके शब्द हमारे प्रति शिष्टतापूर्ण हो। आपने अगर बहन कहा है तो आपके शब्दों के भाव से वो बहन निकलना चाहिए। आज इस देश की माँ जो घर की धुरी है और घर देश की धुरी है,
अगर माँ सुरक्षित होगी तो देश सुरक्षित होगा। बहन बेटियों की सुरक्षा करने का काम अगर नहीं किया, बेटी को मारा तो बहू कहाँ से लाओगे। ये सारे जो परिदृश्य में निकल करके सामने आता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत अधिक संवेदनशीलता की ज़रूरत है। भारत की स्त्री कहीं नहीं चाहती कि आप उसे सर पर बिठाइए, लेकिन सम्मान से बराबरी का दर्जा तो दीजिए। और मुझे लगता है नारी सम्मान के लिए सही सबसे महत्वपूर्ण यही बात है। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य जी ने तो बहुत आगे की बात कही थी। शंकराचार्य जी ने ये कहा था कि मैं अपने पिता, जो मेरे पिता हैं, वो मुझे दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, और मैं अपनी माँ को साष्टांग दंडवत करता हूँ, क्योंकि ये जननी, ये बहन बेटी माँ, ये तो समाज की जननी है। उसके गर्भ से ही समाज का निर्माण होना है। आज अगर नारी सम्मान को समझा गया तो, और उस दिशा में हमने आचरण और व्यवहार किया, तो आने वाली संतति में उस तरह का निर्माण होगा। मैं समझती हूँ यही आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होगी कि कहीं ना कहीं आपस के शिष्टाचार को, आपस के व्यवहार को, लोक व्यवहार को हम हमारी माता बहन बेटियों के प्रति सम्मान प्रकट करें। यही आज मेरी अपेक्षा है। एक और बहुत गंभीर बात है जिसकी चर्चा मुझे लगता है कि करनी आवश्यक है। बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पर भी षड्यंत्रों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। विभिन्न माध्यमों से संपर्क करना और संपर्क करके प्यार का नाटक करना और नाटक करके उन्हें अपने षड्यंत्र में फंसाना, और उसके कारण फिर जो परिस्थितियां निर्माण होती हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली निर्माण होती हैं। वो अनेक बार वर्ग संघर्ष को भी जन्म देती है। अभी हमने देखा निकिता जैसी बेटी, जिसने अगर उस डिमांड को मना किया तो उसे गोली मार दी गई, और तौसीफ आज खुलेआम घूम रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक प्रश्न मेरे मन में और आता है कि आज हम बहन बेटियों में भी वर्ग भेद करने लग गए, बहन बेटियों में भी जातियों में बांटने लग गए, बहन बेटियों को भी मजहब में बांटने लग गए। किसी मुस्लिम बेटी के साथ अगर गलत काम होता है तो बहुत सारी मोमबत्तियां जल जाती हैं, बहुत सारे लोग अपनी उपाधियां वापस करने लगते हैं, अपने पुरस्कार वापस करने लगते हैं, उसके लड़ने लगते हैं। लेकिन अगर कोई हिंदू बहन बेटी के साथ शील हरण की या बलात्कार की कोई घटना होती है तो वहीं हमारे मुंह पर ताले लग जाते हैं। ये कौन सी व्यवस्था है? आज मेरा बहुत बड़ा प्रश्न राजनीतिक दल के उन बड़े नेताओं से है कि आप बहन बेटियों को कब से मजहब और जाति में बांटने लगे। आपके लिए तो जिस भी बेटी के साथ गलत काम हो, आवाज उठाने की जिम्मेदारी आपकी है, ना कि किसी एक पक्ष की बेटियों के साथ जब कोई घटना होती है तो आप झंडे लेके खड़े हो जाते हो, और जब दूसरे पक्ष की बेटी के साथ घटना होती है तो आपके मुंह सिल जाते हैं। ये व्यवस्था आपको बदलनी पड़ेगी, वरना भारत की बहन बेटी आपकी व्यवस्था को बदल देगी। मैं आज इतना जरूर कहूँगी।